हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप अच्छे होंगे, तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छी चल रही होगी सभी की प्रिपरेशन। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? सही बताओ भाई। देखो, ठाले टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है। मुझे नहीं लगता सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, है ना? पर अभी से सीरियस हो जाओ भाई, पढ़ना पड़ेगा, है ना? बिना पढ़ा कुछ ही ना हुए। और टाइम पास करने खातर तो बहुत सारा बहाना मिल जाए अपन। जैसे मेरे पास भी खूब सारे बहाने हैं। तो पढ़ना है, ठीक है? अभी से लग जाओ, तैयारी करनी है, कोई नौकरी लेनी है, कुछ भी बनना है तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ कर पाएँगे। आप ही क्या भई, सभी लोग अभी जाके कुछ कर पाते हैं जब तैयारी लंबी होती है। आरपीएससी का आपने रुख देख ही लिया होगा। आजकल विशेष टिप्पणी करने वालों को आरपीएससी ने सीधा-सीधा स्पष्ट एक दिशा निर्देश निकाले हैं कि कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, कट ऑफ के मामले में भी बहुत सारे आते हैं वीडियो, अब नहीं आ रहे ना। मेरे से भी आप लोग पूछते रहते हो कि बताओ, बताओ। इसीलिए नहीं बताती मैं। देखिए, लास्ट में अब संस्था को खुद आके कहना पड़ा है कि भई कट ऑफ वगैरह की या फिर कोई भी ऐसी जानकारी फैलाई गई जिससे आयोग के ऊपर अविश्वास पनपता है, या भी ऐसा लगता है कि भई आयोग के प्रति कोई गलत जानकारी दी जा रही है, तो फिर आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और ठीक भी है ये नहीं तो क्या जाड़ होता है कि भई हाँ, कट ऑफ का इतने सारे वीडियो बना के डाल देते हैं। अब वो कट ऑफ के वीडियो का व्यू तो ठीक आ जाते हैं, और जो यूट्यूबर है उसकी तो ठीक-ठाक कमाई हो जाती है। लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनको मानसिक रूप से काफ़ी क्षति पहुँचती है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के भुगत भोगी रही हूँ। और उसमें फिर ये रहता है कि अपन उनके जाल में फँस जाते हैं। देखो, वो एक मिनिमम कट ऑफ बताते हैं, या फिर जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई है उसके आस-पास कट ऑफ बताते हैं। लेकिन कट ऑफ कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं होती। कट ऑफ हमेशा पेपर का स्तर और क्वालिफ़िकेशन और भी कई चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे कट ऑफ का डिसाइड होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पेपर नहीं हुआ उससे पहले कट ऑफ बता देते हैं। यार, ये क्या तमाशा है? इनको ऐसा थोड़ी ना होता है कि भई पेपर ही नहीं हुआ, आपने स्तर ही नहीं पता किया और कैसे बता सकते हैं कट ऑफ? तो इन सब चीज़ों में मत पड़े। मैंने पहले भी आप लोगों को यही कहा है कि कट ऑफ का चक्करा में कभी ना पड़ना है अपन ने। अपन ने अपनी पढ़ाई करनी है, पेपर दिया, ठीक है, हमारा काम इतना ही था पेपर देने का। अब उसके बाद रिजल्ट देने का काम है संस्था का, तो वो संस्था करेगी। और जैसे भी आरपीएससी है भई, समय-समय पे आजकल सारे रिजल्ट वैसे भी टाइम पे आ ही रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा टाइम पे, है ना? तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, कोई इश्यू भी नहीं है कि भई अब सेकंड ग्रेड वालों की मॉडल आंसर की जारी हो गई है। आप सभी ने देख ही ली होगी, आरपीएससी ने अपने जो उनकी वेबसाइट है उस पे डाल दिया है। अपने एक बार मिला लेना आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह को और आपके नंबर को। अभी तक तो आप लोगों ने, जो लोग बता रहे थे या कोचिंग वाले बता रहे थे, उस आधार पे ही देखा होगा। लेकिन अब आप ऑथेंटिक मिला लें, और आपत्ति के लिए अगर समय सीमा हो तो आपत्ति डाल दें, वरना ठीक है भाई, जो है वो किनारे पे रहने वाले का थोड़ा दुख होता है, 1-2 नंबर वालों को। बाकी तो भाई जो रेस से बाहर हैं वो है ही, या जो रेस के अंदर हैं वो भी एकदम निश्चिंत ना होके बैठे, क्योंकि डबल का रहता है प्रोसीजर। पहले डबल का रिजल्ट आएगा, फिर सिंगल का आएगा। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं मानना चाहिए कि अब हमारा श्योर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ये मान लेते हैं तो हम आगे पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो पढ़ाई नहीं बंद करनी है। एक बार अगर आपका पढ़ाई से कनेक्शन टूट गया ना, उसके बाद फिर वापस से लगना, वापस से तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का आप ये मलाल ना रहे आपको कि आपके 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या कुछ दिन भी खराब हो गए, है ना? तो उसके लिए आपको ये करना है कि तैयारी कंटिन्यू ही रखनी है। तैयारी के लिए आपको बीच में गैप नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। चाहे आप कम पढ़ पा रहे हों, लेकिन पढ़िए। वो कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते रेस के अंदर, तो क्या करो? चलो, तेज़-तेज़ चलो। चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ तो करो, खड़े मत रहो, है ना? तो वही वाली स्थिति है पढ़ाई के अंदर भी, कि आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। भई आप ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो कम-कम पढ़ो, कम-कम भी नहीं पढ़ा पा रहे तो 1-2 घंटा तो एटलीस्ट निकालो, ताकि आपका एक कनेक्शन बना रहे, वरना दोबारा से उस चीज़ को रूटीन में लाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? अब रही बात, अभी तक कुछ लोगों का डिसाइड नहीं हो पाया सेकंड ग्रेड की करूँ, फर्स्ट ग्रेड की करूँ, रीट की करूँ। देखिए, ये पर्सनल आपका प्रॉपर मामला है कि आपको किसकी करनी है। आपको जिसकी भी तैयारी करनी है, आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। वो पूरे तरीके से आप पे डिपेंड है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। टॉपिक है हमारा
कि भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें। जो 40% का मुद्दा है, जो काफ़ी हद तक बना हुआ है, 40% क्लियर नहीं हो पा रहे, तो किस प्रकार से तैयारी रहे, हमारी रणनीति किस प्रकार से रहे, कौन सी किताबों का हम अध्ययन करें, है ना, तो कितनी बार सिलेबस करें, ये सभी बातों पर हम आज बात करेंगे, इन सभी मुद्दों पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारे सिलेबस से। जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, आप सभी को पता है कि ये 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। 75 क्वेश्चन आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। 90 मिनट्स आपको दी जाती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये सब आप जानते हैं पहले से ही, बस एक फॉर्मल उसके लिए बता दिया ताकि कोई नया बच्चा हो, नया स्टूडेंट हो, उसको ना पता हो। तो अब आप देखो 75 क्वेश्चन है, उन्हें तैयार करना है हमें। लेकिन कैसे तैयार करें, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले बुक्स होना बहुत आवश्यक है। उससे भी पहले सिलेबस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस के लिए आप प्रिंट आउट निकालवा लीजिए, है ना, एक प्रिंट आउट तो निकलवाना ही पड़ेगा आपको। उस प्रिंट आउट को निकालवा के उस सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए। घबराइए नहीं, नई वैकेंसी आएगी तो ज़रूरी नहीं कि भाई सिलेबस चेंज होगा भी तो कोई कुछ चीज़ें हटती हैं, कोई एक आध चीज़ नहीं जुड़ती है। बहुत ऐसा अमूल चूल परिवर्तन नहीं होता कि आप मान के चलेंगे कि पहले सिलेबस कुछ और ही था और अभी सिलेबस कुछ और कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। ऐसा नहीं होता। जो पहले सिलेबस है उसी के आधार पे सिलेबस रखा जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, होगा तो। अभी कोई फिक्स नहीं है, होगा कि नहीं हो। तो आप जो सिलेबस अभी लास्ट वैकेंसी का 2026 में जो वैकेंसी हुई है, उसका जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को आप अपना सिलेबस मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर हम सिलेबस का वेट करेंगे, वैकेंसी का वेट करेंगे, तो फिर तैयारी हमारी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को, जो सिलेबस है, उसी से काम चला लेते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले सिलेबस में। आप देखेंगे तो वहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री है और भारत का इतिहास है ना, उसके बारे में है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं, वो उसमें दिए गए हैं। तो आपको हिस्ट्री के लिए, राजस्थान की हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की किताब पढ़नी है। 9th और 10th की किताब से बढ़िया किताबें और कोई हो ही नहीं सकती। तो आपको राजस्थान के लिए 9th और 10th की किताब पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो, उससे आप अपना मैटर। इसके अलावा जो विशेष रूप से हमारे भारतीय इतिहास का कुछ मैटर जोड़ा गया है, उसके लिए आप एक गाइड आपको खरीदनी पड़ेगी। वो गाइड इसलिए खरीदना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो उन टॉपिक को कवर करने के लिए एक गाइड ज़रूरी है। अब गाइड आप कोई भी ले सकते हो। मेरे पास पर्सनल मैं बताऊं तो मेरे पास लक्ष्य की थी, और आप चाहे तो लक्ष्य की ले लें या फिर कोई अदर पब्लिकेशन जो ठीक ठाक पब्लिकेशन है उनकी ले सकते हैं, क्योंकि उसी से सही काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक गाइड खरीद लेनी है। उस गाइड के अकॉर्डिंग जो भारत का इतिहास है जो दे रखे हैं, उनको, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी मेरे बहुत अच्छे तैयार नहीं हुए और गाइड पे मुझे भरोसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे 12th की किताब है, आरबीएससी किताब है, हिस्ट्री की किताबें हैं, आप आरबीएससी करके या बीएसईआर करके साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे बोर्ड की किताबें मिल जाएंगी। तो आप 11th-12th की किताबें लीजिए, उसमें स्वतंत्रता सेनानी ढूंढिए, और उन स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सिलेबस में लगा रखे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर, वो स्वतंत्रता सेनानी की डिटेल आप वहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है। और जो आपके जो गाइड थी, जिस गाइड से आप स्वतंत्रता सेनानी पढ़ रहे थे, अगर उसमें वो चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती तो वहाँ से आप अपने नोट्स के रूप में उसे वैल्यू ऐड कर लीजिए। तो वो आपके पर्सनल नोट्स बन जाएंगे, वो किताब ही आपका नोट्स बन जाएगी। तो उससे दो बेनिफिट रहेंगे। एक, डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहीं अदर कहीं से पूछा जाएगा, या मान लो ऑथेंटिक बुक से पूछा जा रहा है, तो आपके मन में ये विचार नहीं रहेगा कि मैंने ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ी है। आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े किताबें आती हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, पर बहुत बड़ी किताब है तो सजेशन देना सही नहीं होगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक जोड़े गए हैं, 75 ही क्वेश्चन आने हैं, और 5-6
चीज़ें तो भाई सेगमेंट बना दी गई हैं, 5-6 खंड बना दिए गए हैं, एक तरीके से यूनिट बना दी गई है। तो उस यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो हिस्ट्री में 3-4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अगर फ्री है, पढ़ना चाहें, अगर है किताब तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। किताब नहीं है, कोई भी किताब नहीं है, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं खरीदने की आवश्यकता है। मान लीजिए अब जैसे भारत का इतिहास ही है, अगर पढ़ना है, किताब नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, स्पेक्ट्रम बुक डालो, आ जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। हर चीज़ की आज के टाइम में पीडीएफ अवेलेबल है। फिर भी आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, घबराना नहीं है कोई भी चीज़ से, आज का ज़माना में सब चीज़ संभव है और सब चीज़ मिल रही है ना। आपने को कोई भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हर चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे भी काम चलाई जा सकती है। हमें तो पढ़ना है और पढ़ के हमें उनके नोट्स बनाने हैं, पूरी किताबें तो हमें बाद में पढ़नी नहीं है, तो हम पूरी किताबें खरीद के लाने का कोई मतलब नहीं रहता भाई, पैसे भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता इस चक्कर में। ठीक है, अब इसके बाद में राजस्थान इतिहास और भारत के इतिहास का तो काम हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मैथ की और रीजनिंग की। देखिए, मैथ और रीजनिंग का फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी अहम रोल है भाई। बिना मैथ रीजनिंग के पेपर को 40% क्वालिफाई कर पाना, जिस हिसाब का जिस स्तर का पेपर आ रहा है उसमें 40% क्वालिफाई कर पाना तो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो मैथ बेसिक आपको आनी चाहिए। अब जैसे किसी को मैथ बिल्कुल ही नहीं आती, अब जिसको नहीं आती बिल्कुल भी, वो क्या करे? उसको आप कोई भी एसएससी वगैरह की जो तैयारी करवाते हैं, उन जो यूट्यूब वगैरह पे फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि एसएससी की तैयारी जो करवा रहे हैं, जो टीचर हैं, वो अच्छे लेवल का मैथ करवाते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और भी मान लो एसएससी का समझ में नहीं आ रहा, तो अपने पुराने जो भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे लोगों के, जो पिछली भर्ती के लिए जिन्होंने मैथ की कुछ की तैयारी कराई होगी, बेसिक मैथ की, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और किताबों के रूप में 9th और 10th की, 8वीं 9वीं 10वीं की, 8वीं की भी ले आओ, 8 9 10th की मैथ की बुक ले आइए। जो सिलेबस हमारे दे रखा है कि भाई ज्योमेट्री जोड़ रखी है या फिर बहुपद जोड़ रखे हैं, जो भी जोड़ रखा है उनको आप अच्छे से अध्ययन करें। वो जो किताब लाओ ना, उस किताब में से 2-3 बार अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ ले। फिर जाके आप एसएससी वाले जो टीचर हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हमारे हैं रिलेटेड कि भाई हमारे सिलेबस में है, पीवाईक्यू देख लें और उस अकॉर्डिंग आपको वो मैथ तैयार करना है। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक खरीद सकते हैं, ल्यूसेंट ले सकते हैं या कोई अदर जो भी आपको पसंद हो, कोई भी किताब ले सकते हैं। कोई विशेष ऐसा नहीं है कि भाई आपको यही किताब लेनी है, और उसमें रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं। तो अब मैथ और रीजनिंग हो गई बढ़िया तैयार, है ना। ज़्यादा ही टफ टॉपिक लगे, एक आध टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको नहीं छोड़े, पर प्रयास अभी यही करना है कि हम सारे टॉपिक कवर कर ले, सारी चीज़ें हमें अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाषा। भाषा में हिंदी और इंग्लिश के भी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा के लिए यही है, व्याकरण तैयार करनी पड़ेगी आपको। तो भाषा में हिंदी को, आप हिंदी को अभी से तैयार करें। जितने भी पीवाईक्यू है एसआई में, आरएएस में, हर एग्जाम में जिसमें पूछे गए हैं, उन सभी को आप अभी से देखें। एक दिशा 2020 आती है व्याकरण की, वो ले आए, उसमें सारे पीवाईक्यू आते हैं, लेटेस्ट एडिशन ले आए, उससे प्रैक्टिस करें बार बार। एक 9 से 12 की हमारे हिंदी नवीन व्याकरण के नाम से चलती है या रचना प्रबोध के नाम से चलती है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, वो आपको लानी है और वो तैयार करनी है। इन 2 से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही पूछा जाता है, बहुत ऐसे नहीं है कि टफ पूछी जा रही है, बस हम रिवाइज कम करते हैं, ये हमारी मेन समस्या है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही करना है। आप भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं, अभी बहुत समय है। टेंस सीख सकते हैं, आर्टिकल सीख सकते हैं, पेसिव सीख सकते हैं, पेसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आराम से सीख सकते हैं, इतना टफ नहीं है। यूट्यूब से कोई फ्री क्लास ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो कि भाई एक एक नंबर बटोरना ही कितना मुश्किल है, और ये इजी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर कोई ऑप्शन रहता नहीं है। इस वजह से जल्दबाजी में कि भाई वो कवर हो नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब उन टॉपिक पे काम करना है, उन कोर टॉपिक पे करना है जो पहले
भाई जो छोड़ दिए जाते हैं अंत के अंदर, जिनको हम पढ़ने से कतराते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, इन अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए अपन ने एक सीरीज शुरू की है सूजस की, तो आप वो देखते रहिए, सूजस की प्रश्नोत्तरी, जिससे राजस्थान का तो आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता रहेगा। इसके अलावा आप क्रोनोलॉजी मंथली आती है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ताकि बाद में पढ़ने में अटपटा ना लगे। इसलिए नहीं पढ़ना अभी कि अभी से ही करंट तैयार करना है, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा करंट में अगर हम बड़े रहते हैं तो वो करंट अफेयर हमें फिर लास्ट में अजीब नहीं लगता, मतलब ठीक लगता है, पढ़ा पढ़ा लगता है। तो आपको अभी से ही करंट पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे सामान्य विज्ञान की। साइंस के लिए आपको 8, 9, 10, अगर बिल्कुल साइंस नहीं आती तो 7th से भी ले सकते हैं। 7th, 8th, 9th, 10th की साइंस की किताबें लीजिए और वो तैयार कीजिए। जहां तक सारे टॉपिक हैं वो आपके इन किताबों से कवर हो जाएंगे। फिर भी एक आध टॉपिक कोई बच जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बच रहा है या फिर डीप पूछा जा रहा है, तो आप 11th की बायोलॉजी की किताब से हेल्प ले सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े डिटेल में हैं और आपके पूछे जाते हैं, आप उनको पढ़ें। आप 9th 10th की किताब को जितनी बार पढ़ सकते हैं साइंस के लिए उतनी बार पढ़ें। जितना पढ़ेंगे उतनी ही चीज़ें समझ में आएंगी और उतने ही क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, उतने ही ज़्यादा इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब है भारत की राजनीति। तो भारत की पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटी है वो है। इंडियन पॉलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी बुक जो आपने गाइड खरीदी है, जिस भी पब्लिकेशन की खरीदी है, वो पब्लिकेशन की किताब को आप पढ़िए। इंडियन पॉलिटी में क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। भाषा पर ध्यान दीजिए कि भाषा को किस प्रकार घुमाया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी है उसमें घुमाने के ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भाषा पर विशेष जोर दिया गया है। आरपीएससी, चाहे वो पॉलिटिकल का पेपर हो या फिर अदर कोई भी जीके का पेपर हो, उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा घुमाया जा रहा है भाषा के आधार पे। अगर भाषा की पकड़ अच्छी हो गई तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और गलत होने से आप बच जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि उसकी भाषा पर ध्यान देना है। अगर फिर भी आपको और जो बच गए टॉपिक उनका हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि भाई आपने तैयारी शुरू की है कि नहीं करी है, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, इस सब का अपन एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप चैनल के साथ। अगर आपको सूजस की प्रश्नोत्तरी की वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से लाइक करके बताएं। थोड़ा आवाज़ का इशू है उसमें कि आवाज़ है, तो अपन आवाज़ का भी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कि उसमें आवाज़ कम कैसे आ रही है वीडियो में, ठीक है जी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।